एक आदमी जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। प्राइवेट जेट, महंगी शराब, आईपीएल टीम, बॉलीवुड सितारे, 7 स्टार लाइफ, और आज वही आदमी भारत का सबसे बड़ा बैंक डिफॉल्टर। जरा सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर बैंक करोड़ों लुटा देते थे, जिसे देखकर अफसर खड़े हो जाते थे, जिनके नाम पर सरकारें धर्म पड़ जाती थी, और वही आदमी एक दिन अचानक देश देश छोड़कर भाग जाता है। सवाल ये नहीं है कि विजय माल्या भागा, सवाल ये है कि उसे भागने दिया किसने। आज हम पूरी परत दर परत कहानी खोलेंगे। कैसे एक अरबपति बना, कब से उसकी बर्बादी शुरू हुई, किस तरह बैंकों का पैसा डूबा, और कैसे सिस्टम हर मोड़ पर आके मूंदता रहा। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां सिर्फ आपको सच्ची और बिना मिलावट की जानकारी मिलती है। अब बात करें कि विजय माल्या कौन था। शुरुआत से समझिए। विजय माल्या यानी विजय विट्ठल माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। उसके पिता विट्ठल माल्या भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाते थे। उनका यूबी ग्रुप एक ऐसा नाम जो भारत में शराब उद्योग का बादशाह था। विजय माल्या ने बहुत कम उम्र में ये सीख लिया है कि पैसे कैसे नहीं, शो ऑफ कैसे किया जाता है। उसका स्टाइल अलग था। महंगी कारें, विदेशी पार्टियां, ग्लैमर, मीडिया में छाए रहना, यही वजह थी कि वह बिजनेसमैन कम सेलिब्रिटी ज्यादा बन गया। विजय माल्या के असली साम्राज्य की बात करें तो विजय माल्या का असली पैसा आया यूनाइटेड ब्रेवरेज यानी यूबी ग्रुप से। सबसे बड़ा ब्रांड किंगफिशर बियर, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर, लगभग 50% से ज्यादा मार्केट शेयर था। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर विजय माल्या यही रुक जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा भ्रम। अगर बियर चल सकती है तो एयरलाइन क्यों नहीं। साल 2005 भारत में एविएशन सेक्टर उभर रहा था। लो कॉस्ट एयरलाइंस आ रही थी, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर। लेकिन विजय माल्या ने सोचा, मैं चीप एयरलाइन नहीं बनाऊंगा, मैं लग्जरी एयरलाइन बनाऊंगा। किंगफिशर एयरलाइन की सोच, एयर होस्टेस डिजाइनर कपड़ों में, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, फ्री स्नैक्स, प्रीमियम ब्रांडिंग। लेकिन एक सच्चाई उसने नजरअंदाज कर दी। भारत का पैसेंजर लग्जरी नहीं, चीप टिकट चाहता था। डेक्कन एयरलाइंस का अधिग्रहण, सबसे बड़ी भूल। साल 2007 में किंगफिशर पहले से लॉस में थी। इसी बीच विजय माल्या ने डेक्कन एयरलाइंस को खरीद लिया। लो कॉस्ट एयरलाइन, अलग बिजनेस मॉडल, अलग कस्टमर बेस। अब हुआ ये लग्जरी एयरलाइन प्लस लो कॉस्ट एयरलाइन, यानी कि चाओस। कॉस्ट स्ट्रक्चर बिगड़ा, मैनेजमेंट फेल, लॉस दोगुना हो गया। यहीं से किंगफिशर एयरलाइन डूबने लगी। उस टाइम पर बैंक कहाँ थे, यहीं से कहानी खतरनाक होती है। अब सवाल उठता है कि इतना लॉस होने के बावजूद बैंक पैसा क्यों देते रहे। क्योंकि विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो राज्यसभा सांसद था। पावर कॉरिडोर में उसकी पहुंच थी, मीडिया डार्लिंग था। लोन लेना कैसे शुरू हुआ। सन 2009 से 2012 के बीच किंगफिशर एयरलाइन ने लगभग 17 से ज्यादा बैंकों से लोन लिया, जिनमें मुख्य बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कुल लोन लगभग 9,000 करोड़, इंटरेस्ट अलग से। वार्निंग साइन जो बैंकों ने नजरअंदाज किया, कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, प्लेन ग्राउंडेड होने लगे, फ्यूल बिल्स अनपेड, एयरपोर्ट ड्यूज पेंडिंग, फिर भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरेस्ट हॉलीडे, फ्रेश लोन। क्यों? क्योंकि नाम था विजय माल्या। लाइफस्टाइल नहीं बदली, हालात बदल गए। किंगफिशर एयरलाइन डूब रही थी, लेकिन विजय माल्या की लाइफ नहीं बदली। आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लग्जरी यॉट, फॉरेन प्रॉपर्टीज, लाविश पार्टनर्स, यानी एयरलाइन डूब रही थी, ऑनर गुड टाइम्स जी रहा था। यहीं पर कहानी रोकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही थी, जब प्लेन उड़ना बंद हो चुके थे, जब लॉसेस पब्लिक थे, तो बैंकों ने पैसा देना क्यों जारी रखा। क्या ये सिर्फ बिजनेसमैन फेलियर था या सिस्टम फेलियर। कागजों में घाटा, असल में लूट। कैसे किंगफिशर एयरलाइन एक शानदार सपने से भारत की सबसे बड़ी एविएशन फेलियर बनी। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। अब जब कंपनी साफ साफ डूब रही थी, तब भी बैंक पैसा क्यों देते रहे। इतना बड़ा लोन बिना सिक्योरिटी कैसे मिल गया। असल में कितने पैसे डूबे और उस पर कितना ब्याज चढ़ चुका था। अब हम नंबर, बैंक और फाइल्स की दुनिया में उतरते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस पर कुल कितना कर्ज था। सरकारी रिकॉर्ड और ईडी सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइन का कुल कर्ज प्रिंसिपल 9,000 करोड़ के आसपास, प्लस ब्याज प्लस पेनल्टी जोड़कर 12 से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यानी जितना पैसा एयरलाइन ने उड़ाया, उससे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में बन गया। बैंक वाइज लोन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ऊपर था 1600 प्लस करोड़। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लोन दिया गया था 800 करोड़ से ज्यादा। आईडीबीआई बैंक द्वारा 650 करोड़ से ज्यादा। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 500 करोड़ से ज्यादा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 430 करोड़ से ज्यादा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 410
करोड़ से ज्यादा। यूसीबी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक कंबाइंड एक्सपोजर 1200 करोड़ से ज्यादा। कुल बैंक लगभग 17 बैंक। जब कंपनी मर चुकी थी तब भी लोन क्यों? अब समझिए असली खेल। 2010 से 2011 के वार्निंग साइन। एम्प्लॉय की सैलरी 6 से 8 महीने की रुकी। डीजीसीए ने एयरप्लेन ग्राउंड कर दिए, एयरपोर्ट ने सर्विस बंद कर दी, फ्यूल सप्लायर ने सप्लाई रोक दी, फिर भी लोन बंद नहीं हुआ, रिकवरी नहीं हुई, मैनेजमेंट बदला नहीं गया, बल्कि हुआ ये कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग कानून के नाम पर लूट। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है अगर कंपनी मुश्किल में है तो उसे राहत देना। लेकिन किंगफिशर के केस में पुराने लोन पर इंटरेस्ट वेव, ईएमआई हॉलीडे, फ्रेश लोन, प्रोमोटर की पर्सनल गारंटी को इग्नोर, जबकि एयरलाइन टेक्निकली बैंकरप्ट थी। यानी बैंक जानते थे पैसा वापस नहीं आएगा, फिर भी पैसा देते रहे। सवाल उठता है कि बैंक अफसरों ने ऐसा क्यों किया? किंगफिशर एयरलाइन अकेली कंपनी नहीं थी। विजय माल्या के पास और भी कंपनी, यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग, किंगफिशर फाइनवेस्ट, यूबी ओवरसीज, फोर्स इंडिया, F1 टीम, पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आईपीएल। आरोप यह है कि एयरलाइन का पैसा दूसरी ग्रुप कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। एम्प्लॉयज सैलरी के लिए रो रहे थे और पैसा विदेश उड़ा रहा था। किंगफिशर एयरलाइन ऑफिशियली बंद कब हुई? सन 2012 में। फ्लाइट ऑफिशियली बंद 2013 में। किंगफिशर डिक्लेयर एनपीए 2015 में। बैंक ने विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित किया। विलफिल डिफॉल्टर घोषित होने के बावजूद वो भारत में खुला घूम रहा था। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। ईडी इंक्वायरी शुरू हुई, पासपोर्ट सरेंडर का आदेश, सीबीआई समन्स। लेकिन इतनी वार्निंग के बाद उसे देश छोड़ने से किसने नहीं रोका? क्या सिस्टम सो रहा था या जानबूझकर सोया हुआ था? अगर एक आदमी 10 लाख का लोन डिफॉल्ट करे तो उसके घर पर लोग आ जाते हैं, उसका घर सील कर दिया जाता है, तो फिर 9,000 करोड़ डुबाने वाला आदमी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों पाता रहा? ये सवाल सिर्फ विजय माल्या का नहीं है, ये सवाल आपका है, मेरा है और पूरे सिस्टम का है। जरा आंख बंद करके एक सीन सोचिए, एक आदमी 10,000 ईएमआई ना भर पाए तो बैंक का फोन, नोटिस, घर पर ताला, और दूसरी तरफ 9,000 करोड़ डुबाने वाला आदमी वीआईपी लॉज में बैठा है, पासपोर्ट वैलिड है, बोर्डिंग पास हाथ में, और देश सो रहा है। यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। वो एक उड़ान जिसने सब बदल दिया। 2 मार्च 2016 रात का समय, मुंबई एयरपोर्ट। विजय माल्या चुपचाप सिक्योरिटी चेक पार करता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डर नहीं, कोई रोक नहीं। जबकि हकीकत ये थी कि डिफॉल्टर था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फाइल में नाम था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी कंपनियों की जांच कर रही थी। फिर भी इमिग्रेशन ने सिर हिलाया, गेट खुला, फ्लैट उड़ गया और इतिहास बन गया। आखिरी लाइन, भारत में कानून अंधा नहीं है, वो सब देखता है कि सामने कौन खड़ा है। सवाल ये है कि उसे भागने किसने दिया? क्योंकि जब सिस्टम किसी एक को रास्ता देता है। अगर आपको ऐसे ही दमदार, रियलिस्टिक और बिना मिलावट वाली कहानियां सुननी है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सच्चाई सिर्फ आप तक ही नहीं बल्कि आपके जरिए हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे सच जानने का हक है। सच्चाई फैलाने का जरिया बने, क्योंकि जब सच फैलता है तो सिस्टम हिलता है। धन्यवाद।